4 बराबर मास के पार्टिकल्स रखे हुए हैं एंड दिस स्क्वायर हैज साइड लेंथ a. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटे, मैं अभी बोला ही नहीं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ force experienced by any one of the charge, any one of the mass. किसी भी एक मास पर कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. Find the magnitude of force experienced by any one of the mass. देखो क्या तरीका रहेगा. जैसे इस वाले मास पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे रखा हुआ है. उस पे फोर्स लगाने वाले कितने मासेस होंगे? 3 होंगे. एक ऊपर वाला अपनी तरफ ऊपर फोर्स लगाएगा, एक राइट में और एक डायगोनली. अच्छा, ये जो 3 फोर्स मैंने लिखे हैं, क्या तीनों बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे? क्या तीनों बराबर के नहीं होंगे? कोई 2 बराबर के होंगे क्या? और एक उन दोनों से डिफरेंट होगा. छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा, है ना. डिस्टेंस ज्यादा होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है. तो ये जो दो साइड में जो फोर्स लग रहे हैं, एक राइट में और एक ऊपर, वो दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे. उनको F मान लेता हूं. ये दोनों F जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएंगे क्या? और ये जो डायगोनली जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? GM स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, है ना. अब देखो इन तीनों को ऐड करना है आपको. तो पहले हम क्या करें, ये जो दो फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और 90 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, क्या पहले इन दोनों को ऐड कर दें? तो इन दोनों का रिजल्टेंट √2F आ जाएगा अलोंग द डायगोनल. क्यों बच्चों? भाई बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर के डायरेक्शन में आ जाता है ना. स्क्वायर की डायगोनल तो बाइसेक्ट करती है साइड्स के बीच के एंगल को. तो ये F और F, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चों, वो डायगोनल की डायरेक्शन में आ जाएगा. क्या उसको √2F बोल सकता हूँ मैं? उसको क्या बोल सकता हूँ? √2F. और ये जो तीसरा फोर्स है जो कि पहले से ही डायगोनल के डायरेक्शन में लग रहा था, वो अलग मैग्नीट्यूड का, वो कितना है? GM स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, है ना. अब दो फोर्स को ऐड करके एक डायगोनल की डायरेक्शन में फोर्स आ ही गया था, तीसरा पहले से ही डायगोनल की डायरेक्शन में है. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. क्या ये दोनों पहले से ही सेम डायरेक्शन में, तो इनका सीधा मैग्नीट्यूड ऐड कर सकते हैं. तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों?
रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा √2F प्लस GM² बाई 2A²। और F को क्या लिख सकते हैं? सर वो √2F कैसे आया वहां से बताओ ना। √2F कैसे आया बेटे? देखो, दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री एंगल पे हैं तो उनका सम का क्या फॉर्मूला होता है? √F1² प्लस F2², दोनों FF मैग्नीट्यूड के हैं, तो √F² प्लस F²। क्या रिजल्टेंट √2F आ जाएगा? रिजल्टेंट जो है वो कितना आ जाएगा? √2F। नहीं, वैसे पूरा फॉर्मूला क्या होता है? √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। थीटा को 90 डिग्री रख दोगे तो cos 90 डिग्री 0, तो √A² प्लस B²। A और B दोनों बराबर हैं तो √A² प्लस A² √2A रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना? तो क्या यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चा? यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, GM² बाई A² इंटू √2 प्लस 1 बाई नोट किया भी सबने? अब देखिए क्या है, देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 1/r² के प्रोपोर्शन होता है। इसका आइडिया न्यूटन को कैसे लगा, मतलब व्हाट मेड हिम थिंक इन दिस डायरेक्शन? तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ एन एप्पल falling near Earth's surface is equal to g, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? और ये फोर्स कैसे डेवलप हुआ है एक्चुअल में? ये एक्सेलरेशन कैसे आया है? ये एक्सेलरेशन ऐसे आया है फोर्स अपॉन मास ऑफ एटम, है ना? इस तरह से ये एक्सेलरेशन आया। अब देखो, एक बात ये है कि भाई उन्होंने क्या किया, मून का मोशन ऑब्जर्व किया। मून के बारे में लोगों को काफी लंबे समय से पता है कि भाई मून का जो अर्थ के अराउंड ऑसिलेशन का जो साइकिल है वो लगभग 28 दिन का होता है ना? जैसे घर में तुमने पुराने लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि वो पूर्णिमा आया है, अमावस्या, एकादशी है, ऐसा। तो क्या है, वो लगभग 28 दिन के उसका साइकिल चलता है, ऑलमोस्ट 28.2 डेज ऐसा उसका होता है। तो बेसिकली मून जो है वो अर्थ के अराउंड इतने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। अब बात क्या है कि हमें टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून पता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 28.2 डेज। उससे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रेडियन पूरा करने को जो टाइम लगा है, तो टाइम पीरियड को 2 पाई/ओमेगा लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी।
टाइम पीरियड को 2 पाई बाय ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो इससे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून, और ये एंगुलर वेलोसिटी मून की आ गई। मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मून पता लगा सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ मून कौन सा होगा, क्या फॉर्मूला से निकालेंगे उसको? ओमेगा स्क्वायर आर, आर इज डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। क्यों बेटा? R is distance between Earth and the Moon. अब ये जो एक्सेलरेशन निकाला गया, तो दिस एक्सेलरेशन was found to be much smaller than the acceleration of an apple falling near Earth's surface. जो मून का एक्सेलरेशन है इस एप्पल के एक्सेलरेशन से बहुत कम पाया गया, और इसका जब रेशो निकाला हमने बच्चों, क्या, एक्सेलरेशन ऑफ मून divided by the acceleration of एप्पल, तो ये एक्सेलरेशन पता है कितना आया, ये रेशो कितना आया? दिस वाज फाउंड टू बी इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ये रेशो में ये आया, ठीक है। अब देखो क्या है, ये अर्थ है, एप्पल यहां से गिर रहा है मान लो, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, है ना, और मून जो है वो यहाँ कहीं पे, मतलब ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर और इस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर का ये रेशो। उन्होंने कहा एक्सेलरेशन का जो ये रेशो आ रहा है, जो कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के रेशो के बराबर आ रहा है, तो इट कैन नॉट बी जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास ही तो होता है। इसका मतलब फोर्स का भी रेशो जो है वो इतना ही आ रहा है ना। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन एप्पल के पास क्यों आया, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग एप्पल, और मून के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों है, अगेन बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून, है ना, यही तो बात है। अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ जो है वो एप्पल को भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसी वजह से दोनों के पास ये एक्सेलरेशन है ना। तो अच्छा, वो जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, जैसे फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एप्पल, तो उसके हम क्या लिख दें, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लिख देते हैं, तो वो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है। अब एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल लिखोगे तो क्या करोगे, एप्पल के मास से डिवाइड कर दो, तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर के बराबर आता है ना। और फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून अगर आप लिखोगे तो वो कैसे आएगा, जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय
डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और इसको अगर मास ऑफ मून से डिवाइड कर दूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ मून आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ मून कितना आ रहा है, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशो निकालो आप इस फॉर्मूले से, क्या वो इसी के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। मतलब इससे क्या होगा, इस बात का कंफर्मेशन हो गया क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लॉ फॉलो करता है बेटे, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करता है। इस बात का कंफर्मेशन हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करता है, इस बात का कंफर्मेशन। अगर 1/r² की जगह फोर्स के एक्सप्रेशन में कुछ और आ रहा होता तो क्या होता भाई, वो एक्सेलरेशन डिस्टेंस की उस पावर के रेशियो में, मान लो 1/r² की जगह gm1m2/r² की जगह gm1m2/r³ आता, तो उस केस में क्या है, ये जो एक्सेलरेशन का रेशियो है ये r³ के प्रोपोर्शन में आता है। तो फिर हम हमारे फोर्स के एक्सप्रेशन को भी मॉडिफाई कर देते हैं r³। लेकिन ये जो हमें क्या है प्रैक्टिकली ये देखने को मिला है, वो क्या देखने को मिला है, ये r² के रेशियो में है ना, ये ऐसा r³ या कोई और r की पावर के रेशियो में नहीं आ रहा। ये बात समझ में आ रही सबको? ये छोटा क्यों हो गया, क्या? अच्छा अच्छा, ओके। ये नोट कर लिया था ना तुमने? सर एक सेकंड। ओके ओके। पिछली क्लास का कुछ होमवर्क भी था जो डिस्कस करना था? हाँ सर, सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन की शीट से रिलेटेड कुछ था? एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 था, कर लिया वो, डिस्कस तो नहीं हुआ, कर लिया? सर डाउट है सॉल्व दो कर लिए, तीन। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? सर एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 1 दोनों साथ में डिस्कस कर लोगे नेक्स्ट लेक्चर में? चलो देखते हैं। ये बात समझ में, वन होमवर्क में हो गया, नोट हो गया अभी? अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। for determination of capital G। ये एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? उन्होंने क्या किया, एक मेटालिक वायर लिया। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ बेटे, आप कुछ लिख रहे हैं क्या? बिकॉज
स्क्रीन हमें प्रीवियस वाली दिख रही है। प्रीवियस पेज देखना तुमको। नहीं सर वही दिख रही है, आपको और लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, देखो ये एक लाइट सर रॉड। आपका स्क्रीन शायद पॉज हो गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? Yes, sir. एक मिनट एक मिनट। हाँ अब ठीक हम्म, हाँ अभी सर, अभी आया। ओके। ये एक मेटालिक वायर, इसको एक फिक्स सपोर्ट से सस्पेंड किया गया और लाइट रॉड को से अटैच कर दिया। इसके एंड पॉइंट पे दो स्मॉल पार्टिकल्स अटैच किए गए, ईच ऑफ मास m, है ना, बराबर बराबर डिस्टेंस पे है तो इक्विलिब्रियम में। अब हम क्या करते हैं कि यही हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिसमें ये दोनों रॉड्स, ये दोनों पार्टिकल्स हैं, दो बड़े स्फेयर्स ला करके रखते हैं इनके साथ। कैपिटल एम मास के दो बड़े स्फेयर्स इनके सामने ला करके रखते हैं। अब देखो क्या होगा, ये कैपिटल एम मास का स्फेयर स्मॉल एम मास को अट्रैक्ट करेगा, तो वो अट्रैक्ट करने की वजह से स्मॉल एम, ये वाला जो स्मॉल एम है इधर वाला, इसके साथ क्या होगा भाई, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल एम, कुछ इस तरह से। और इधर वाला स्मॉल एम इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या ये रॉड रोटेट होकर के ऐसे चली जाएगी? अब ये रॉड जब इस तरह से रोटेट होगी तो ये जो मेटालिक वायर है, ये मेटालिक वायर भी रोटेट हो जाएगा, मतलब इसमें ट्विस्ट जैसा आ जाएगा, है ना। वो अपर एंड फिक्स है, लोअर एंड को आपने रोटेट कर दिया तो इसमें ऐसा ट्विस्ट जैसा आ जाएगा ना मेटालिक वायर, नहीं, ट्विस्ट जैसा आ जाएगा। अब मेटालिक वायर में जब ट्विस्ट आएगा बच्चों, ये मेटालिक वायर है, ये एंड फिक्स है, इसको पकड़ के आपने ऐसे रोटेट कर दिया तो इट विल गेट ट्विस्टेड। तो जैसे इसमें ट्विस्ट आता है, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है ना, मतलब एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके जाने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रियम में क्या हम ये बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएगा किसके, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अब ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है बच्चों, ये क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट।
is directly proportional to angle of twist, है ना, जितने एंगल से ये रोटेट हो गया। अब वो एंगल तो यही वाला एंगल तो है, जितने एंगल से रॉड रोटेट हुई, ये जो रॉड है हॉरिजॉन्टल रॉड, तो जितने एंगल से रोटेट हुई है, तो ये वही वाला एंगल। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लिख देते हैं सी थीटा। द रॉड गेट्स रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तो इसको क्या लिख देते हैं बच्चों, सी थीटा। और ये सी थीटा किसके बराबर आ जाता है भाई, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके टॉर्क के बराबर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क पता है कितना लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि लाइट रॉड की लेंथ एल है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आर आर क्रॉस एफ ऐसा होता है, तो फोर्स ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ही लग रहा है, ये आर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ही फोर्स लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पर ये आर वेक्टर इसके ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ही फोर्स लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क हो जाएगा जी एम एम बाय इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल बाय 2। और ऐसे दो टॉर्क लग रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा सी थीटा इज इक्वल टू जी एम एम इंटू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो आर आपको पता है, आर क्या है, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का दूरी। एल पता है, लेंथ ऑफ द रॉड, दोनों का मास तो हमें लेकर के आए हैं, तो ये तो पता है ही। सी जो है वो मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है ना। सी का वैल्यू नहीं पता है तो बड़े आसानी से आप पता लगा सकते हो, कैसे, ये इस वायर को अलग से ले जाओ कहीं पे और इस पे एक नोन अमाउंट ऑफ टॉर्क लगा दो, नोन अमाउंट का, जो कि आपको पहले से पता है, और ऑब्जर्व करो कि ये कितना एंगल से ट्विस्ट हो जाता है। टॉर्क आपको पता है, एंगल आपने नाप लिया, आपको सी का वैल्यू पता चल जाएगा, और वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इस एक्सपेरिमेंट में भी सी की वैल्यू यही रहेगी। तो क्या है, आपको थीटा पता है, सी पता है, स्मॉल एम, कैपिटल एम, एल, आर, ये सब पता है। क्या नहीं पता, कैपिटल जी नहीं पता, तो कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल जी। अच्छा, कैवेंडिश ने एक बार जब कैपिटल जी की वैल्यू पता कर ली, तो उससे अर्थ का मास भी पता कर लिया उन्होंने। कैसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है हमें, तो जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये स्मॉल जी के बराबर होता है। इसकी वैल्यू तो पता ही है, स्मॉल जी तो एक्सपेरिमेंटली आप पता लगा सकते हो। ऑब्जेक्ट को गिराओ, देखो कितने टाइम में वो h हाइट से गिरा, t टाइम में मान लो जमीन को टकराता है, तो h इज हाफ जी टी स्क्वायर। h पता है, t आपने स्टॉप वॉच से नाप लिया, g पता चल जाएगा। एक बार g पता चल गया, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, कैपिटल जी अभी पता किया है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हम पैरेलैक्स मेथड से या और भी किसी मेथड से उसको पता लगा सकते हैं। उसकी मदद से क्या मास ऑफ अर्थ भी पता चल जाएगा, मास ऑफ अर्थ भी पता चल जाएगा। फ्रिक्शन मतलब एयर रेजिस्टेंस। हाँ देखो यार, एयर जो रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा डोमिनेटिंग कब हो जाते हैं, दो केसेस में, या तो ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा, जैसे लेट्स से कागज के टुकड़े को तुमने गिराया है तो वो झूलता झूलता नीचे आया, या फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, है ना।
जैसे वो स्काई डाइविंग करते समय डाइवर्स की हो जाती है, बहुत हाइट से कूद जाते हैं, बहुत हाइट से कूदने के बाद क्या है, आफ्टर सर्टेन टाइम बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस दे एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी, तो फिर उनकी वेलोसिटी बढ़ना एक तरीके से बंद हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस का फोर्स इतना ज्यादा लगने लग जाता है कि वो mg के बराबर ही हो जाता है। लेकिन मान लो छोटा कम साइज का ऑब्जेक्ट आप ले लो और उसको छोटी सी हाइट से गिराओ, उतने में तो क्या है, एयर रेजिस्टेंस का रोल जो रहेगा वो कुछ खास नहीं रहेगा, है ना। समझ रहे हो बात को? भाई कम हाइट से गिराया तो मतलब इट इज नॉट गोइंग टू एक्वायर वेरी लार्ज वेलोसिटी, वेलोसिटी कम रहती है तो फिर एयर रेजिस्टेंस का ज्यादा रोल नहीं रहता, है ना। तो एरोडायनेमिक्स वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फॉर हाई स्पीड ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल लो स्पीड से चल रहा है उसमें एरोडायनेमिक्स का उतना ज्यादा रोल नहीं रहता। तुमने कभी देखा है कि ट्रक की डिजाइन और फार्मूला 1 की कार की डिजाइन में कुछ अंतर रहता है? ट्रक को डब्बे जैसा बना देता है, उसमें अरे चलने दो, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि एयर रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, कितना फोर्स लाएगा क्या। फॉर्मूला 1 की कार डिजाइन करते समय बहुत दिमाग लगाता है, उसको ऐसा डब्बे जैसा बना देंगे तो क्या है, उतना स्पीड नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको पता है ट्रक वैसे भी ज्यादा स्पीड से चलने के लिए नहीं बनाया गया है, तो उतना धीरे धीरे ही चलेगा। तो एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर होता तो है लेकिन वो उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं करता। अच्छा, तो अब हम अगले चीज के बारे में बात करते हैं, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो ये क्या है, या इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं बच्चे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना। देखो वही बात है, अर्थ की सरफेस से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हाइट से किसी पार्टिकल को हमने रिलीज किया, उस पार्टिकल का मास m है, तो अर्थ उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ये फोर्स को हम g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ का स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ऐसा पुट कर सकते हैं। और अगर इस फोर्स को मैं पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दूंगा तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो दैट इज g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इसको मैं g नाम दे देता हूँ, है ना। इनफैक्ट ये g क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ के पास है तो इसको g नॉट लिख देता हूँ। g नॉट स्टैंड्स फॉर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस बढ़ जाएगी, h is height from the surface of the earth,
RE is the radius of Earth. तो G at height H को हम लिख सकते हैं G mass of Earth divided by RE plus H का होल स्क्वायर. बेसिकली हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वेरिएशन इन G with altitude. Variation in G with altitude. Altitude मतलब height. देखिए, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ को कॉमन ले लो, ऐसा आ जाएगा. और जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जी एट द सरफेस. तो ये हो जाएगा जी एट सरफेस अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर. ठीक है. एक तो ये फॉर्मूला है जो हमको वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के लिए याद रखना है. दूसरा क्या है भाई, इसको हम देखिए क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस एच बाई आर ई की पावर -2, है ना. अच्छा, एक फॉर्मूला होता है जिसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं. 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n को हम 1 प्लस nx ऐसा लिख सकते हैं. इफ x इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, ऐसे करते हैं. if x is very small in comparison to 1, तो आप ऐसा लिख सकते हैं. अगर यहां पर भी क्या है, आप जिस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हो वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा. बहुत छोटे से हमारा मतलब क्या है, किसको बहुत छोटा मान सकते हैं. देखो, एक तो हो गया जैसे 10-20 फुट या 10-20 मीटर, 100 मीटर, ये तो बहुत ही छोटा है. ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा, इतना छोटा है कि इतनी हाइट पे तो हम जी नॉट ही मान लेते हैं. नहीं, हम काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व तो करते हैं, 80 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराया, कितने टाइम में नीचे गिर जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s इक्वेशन लगा देते हैं. मतलब हम तो क्या मानते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. क्यों भाई, ऐसा मान लेते हैं ना. तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, वो तो इतना कम हाइट है कि बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता. लेकिन अगर कोई हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ अर्थ की सरफेस से मैं 320 किलोमीटर पे चला गया, कितना, 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, तो फिर क्या है, आप देखो 320 भी रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में तो ज्यादा नहीं. रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो उसका 1/20 ही है. 6400 का कितना है, 1/20 है, मतलब ओनली 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ.
ये भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या है, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने जाएंगे
अच्छा ले लो